कल्पना कीजिए कि कोई इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका है। मतलब शारीरिक थकावट नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी भावनात्मक थकावट, जहां इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। बिल्कुल, जीवन की चुनौतियों ने उसे इस कदर निचोड़ दिया है कि कुछ भी नया सोचने की ऊर्जा ही नहीं बची है। और ऐसी स्थिति में अगर उस इंसान के सामने जीवन के अर्थ पर लिखी कोई, मान लीजिए 500 पन्नों की भारी भरकम फिलॉसफी की किताब रख दी जाए, तो वो उसे छुएगा तक नहीं। मतलब वो उसके लिए एक पहाड़ उठाने जैसा होगा। एकदम सही, वो उसे छुएगा भी नहीं। लेकिन वहीं अगर उसके सामने किसी बिल्कुल अनजान इंसान की जिंदगी की सिर्फ 2 पन्नों की एक छोटी सी कहानी रखी जाए, तो वो उसे पढ़ लेगा। हाँ, क्योंकि वो छोटी होती है ना? और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो 2 पन्नों की अनजान कहानी उस इंसान के दिमाग की तारों को फिर से जोड़ सकती है, उसे उस गहरी निराशा से बाहर खींच सकती है। देखिए, ये जो मनोवैज्ञानिक बदलाव है ना, ये सचमुच अद्भुत है। मैं कहूँगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंसान भावनात्मक रूप से टूट रहा होता है, तो उसका दिमाग किसी उपदेश या जटिल थ्योरी की तलाश नहीं कर रहा होता। तो फिर उसे क्या चाहिए होता है? उससे एक लंगर की तलाश होती है, मतलब एक ऐसे सहारे की जो उसे ये एहसास दिला सके कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। और कहानियाँ बिल्कुल यही काम करती हैं। वो दिमाग के रक्षा तंत्र को चकमा देकर सीधे उस हिस्से तक पहुंच जाती हैं जहां हमारी भावनाएं बसती हैं। अरे वाह! और पता है, यही आज की हमारी इस खास चर्चा का, इस डीप डाइव का केंद्र बिंदु है। आज हम जिस स्रोत सामग्री का बहुत गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, वो किताब टॉक्स द्वारा प्रस्तुत एक बेहद दिलचस्प समीक्षा है। जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन की किताब पर, है ना? बिल्कुल, उसी किताब पर जिसने पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचा दिया था, चिकन सूप फॉर द सोल। और आज हमारा उद्देश्य, यानी हमारा मिशन, ये समझना है कि कैसे जीवन की छोटी छोटी उमंग, बिना किसी लाग लपेट वाली सच्ची कहानियों का एक संग्रह इंसान के भीतर एक नई उम्मीद जगाने का काम करता है। सही बात है। मतलब ये किताब कोई ऐसा भारी ज्ञान नहीं बांटती जिसे समझने के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़े। ये पूरी तरह से छोटी कहानियां बड़ी सीख वाले सिद्धांत पर काम करती है। और इस समीक्षा में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है, वो इस किताब का स्वरूप ही है। ये कोई एक लंबी निरंतर चलने वाली कहानी या कोई सस्पेंस से भरा उपन्यास नहीं है। हाँ, ये तो बहुत सारी कहानियों का संकलन है। एकदम सही। ये असल में कई सच्ची और प्रेरणादायक घटनाओं का एक ऐसा संकलन है जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवीय संवेदनाओं को झकझोरना है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब हम किसी एक व्यक्ति का बहुत लंबा जीवन चरित्र पढ़ते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान भटक जाता है। बोरियत होने लगती है। बिल्कुल। लेकिन इन छोटी कहानियों का जो प्रारूप है, वो इस तरह तैयार किया गया है कि वे बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आती हैं और सीधा असर करती हैं। अगर हम इन कहानियों के मूल तत्वों पर गौर करें, तो समीक्षा ये बताती है कि ये सभी कहानियां मुख्य रूप से 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी हैं। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? वो है संघर्ष, प्यार, उम्मीद और साहस। और मुझे ये देखकर एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल आ रहा है। मतलब मैं सोच रही थी कि ये कहानियां हमारे लिए एक तरह से इमोशनल विटामिन्स की तरह काम करती हैं। इमोशनल विटामिन्स, ये तो बहुत ही अनोखा शब्द है ना? जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स की बहुत छोटी सी खुराक की जरूरत होती है। वे आकार में बहुत छोटी होती हैं गोलियां, लेकिन उनके बिना शरीर बीमारियों से नहीं लड़ सकता। हाँ, शरीर कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही ये 2-3 पन्नों की कहानियां मानसिक थकावट और जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ने के लिए हमें जरूरी खुराक देती है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्या वजह है कि संघर्ष और साहस जैसी इतनी गंभीर बातें छोटी कहानियों के जरिए ज्यादा गहराई से समझ में आती हैं? ये इमोशनल विटामिन्स वाली तुलना बहुत ही सटीक है। मैं समझाता हूं। देखिए, विटामिन्स इसलिए तेजी से काम करते हैं क्योंकि वो बहुत केंद्रित होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अच्छा। इन कहानियों का भी बिल्कुल यही विज्ञान है। जब कोई कहता है कि हिम्मत मत हारो या दूसरों से प्यार करो, तो ये बातें दिमाग को बहुत ही अमूर्त लगती हैं। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट। हमारा दिमाग इन अमूर्त विचारों को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता। लेकिन जब इन्हीं बातों को एक इंसान के असल संघर्ष के रूप में दिखाया जाता है, तो वे बहुत ठोस बन जाती हैं। वो एकदम सजीव हो उठती हैं।
मुझे स्रोत सामग्री में दी गई एक कहानी याद आ रही है यहाँ पर, जो इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। कौन सी कहानी? समीक्षा में उस छोटे बच्चे की कहानी बताई गई है जो एक पालतू जानवरों की दुकान पर पिल्ला खरीदने जाता है, मतलब पपी खरीदने जाता है। अच्छा, हाँ हाँ। तो दुकानदार उसे बताता है कि हर पिल्ले की कीमत $50 है। तभी वो बच्चा एक ऐसे पिल्ले को देखता है जो लंगड़ा कर चल रहा था। बच्चा उसी पिल्ले को खरीदने की जिद करता है, तो दुकानदार हंसता है और कहता है कि अरे वो पिल्ला कभी दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए अगर वो उसे ही लेना चाहता है तो मुफ्त में ले जाए। मतलब उसे कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इस पर वो बच्चा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इस पिल्ले की कीमत भी बाकी पिल्लों के बराबर ही है और वो पूरे पैसे देगा। और फिर पता है क्या होता है? क्या? वो बच्चा अपने पैंट का पांचा ऊपर उठाता है जहां उसने खुद एक लोहे का ब्रेस पहना हुआ था, क्योंकि वो खुद भी ठीक से चल नहीं सकता था। और वो कहता है इस पिल्ले को किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ये समझ सके कि वो क्या महसूस कर रहा है। उफ, ये कहानी तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल। और अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये स्पष्ट होता है कि ये कहानी इतनी प्रभावशाली क्यों है। मैं कहूंगा कि जब हम ये कहानी पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? वे कैसे काम करते हैं? मतलब हम उस बच्चे के दर्द और उसकी सहानुभूति को खुद के भीतर महसूस करने लगते हैं। ये कहानी प्यार और समानुभूति जैसे भारी शब्दों को लेक्चर देकर नहीं समझाती। हाँ, बल्कि वो उन्हें उस छोटे से बच्चे और एक लंगड़े पिल्ले के बीच के रिश्ते के जरिए दिखाती है ना? एकदम सही। यही कारण है कि ये अमूर्त ज्ञान से कहीं ज्यादा असरदार है। ये सीधा दिल पे लगती है। ये बात तो समझ में आती है कि कहानियां हमारे दिमाग पर कैसे असर डालती हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत खटक रही है। क्या बात? हम इन कहानियों के नायकों की बात कर रहे हैं। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि इस किताब में मौजूद कहानियां बिल्कुल आम और साधारण लोगों की हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन जरा असल जिंदगी की तरफ देखिए। जब किसी इंसान को जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा चाहिए होती है, तो वो क्या करता है? वो किसी अरबपति कारोबारी की जीवनी पढ़ता है या किसी ओलंपिक विजेता की कहानी सुनता है? सही बात है, लोग ऐसे ही करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने संघर्षों को कैसे पार किया। तो जब हमारे पास इतने बड़े बड़े आइकॉन मौजूद हैं, तो फिर एक ऐसे आम इंसान की कहानी जो बस स्टॉप पर खड़ा है या किसी छोटी सी दुकान में काम कर रहा है, वो हमें कैसे प्रेरित कर सकती है? ये तो बहुत ही वाजिब और गहरा सवाल है। मतलब एक आम इंसान भला हमें वो क्या सिखा सकता है जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं सिखा सकता? देखिए, महान हस्तियों की कहानियां बेशक प्रेरित करती हैं, लेकिन उनके और एक आम पाठक के बीच संसाधनों और परिस्थितियों की एक बहुत बड़ी खाई होती है। संसाधनों की खाई मतलब पैसों और पहुंच की? हाँ, जब कोई संघर्षरत व्यक्ति किसी अरबपति की सफलता की कहानी पढ़ता है, तो उसके अवचेतन मन में, मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये ख्याल जरूर आता है कि अरे इनके पास तो शुरुआत में ही कुछ साधन थे, या इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया। हाँ, या इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल। इस वजह से वो प्रेरणा एक दूरी पर ही रह जाती है। हम पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते। लेकिन आम लोगों की कहानियों में सबसे बड़ी ताकत उनकी रिलेटेबिलिटी होती है। रिलेटेबिलिटी यानी वो आम पाठक की अपनी ही जिंदगी का आईना बन जाती है। 100%। जब ये देखा जाता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है और जो बिल्कुल साधारण जीवन जी रहा है, वो अपने गहरे दुख के बीच भी किसी दूसरे इंसान के प्रति दया या साहस दिखा सकता है, तो वो प्रेरणा सीधे दिल पर चोट करती है। बहुत गहरी बात है ये। ये इस बात का प्रमाण बन जाता है कि महानता किसी पद, पैसे या विशेष प्रतिभा की मोहताज नहीं है। महानता उन फैसलों में है जो हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियों के बीच लेते हैं। मुझे समीक्षा में दी गई एक और कहानी याद आ रही है जो इस बात को और भी पुख्ता करती है। ये कहानी एक स्कूल टीचर की है। अच्छा, क्या कहानी है वो? उसकी क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा गुमसुम रहता था, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त रहते थे। तो टीचर को वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं था। अक्सर ऐसा होता है स्कूलों में। हाँ, लेकिन जब उस टीचर ने उस बच्चे का पुराना रिकॉर्ड देखा तो उससे पता चला कि वो बच्चा पहले बहुत होनहार था। फिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ? उसकी माँ की एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी और उसके बाद वो पूरी तरह टूट गया था। ओह, ये बहुत ही दुखद है। बहुत दुखद है। और इस एक जानकारी ने उस आम सी टीचर के सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उसने उस बच्चे पर विशेष ध्यान देना शुरू किया,
उसे प्यार और सहारा दिया। और इसका असर भी हुआ होगा। बहुत बड़ा असर हुआ। सालों बाद उस बच्चे ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और जब उसकी शादी हुई ना, तो उसने उस टीचर को अपनी माँ की जगह पर बिठाया। क्या बात है, ये सच में बहुत खूबसूरत है। अब देखिए, ये एक आम टीचर और एक आम छात्र की कहानी है। इसमें कोई करोड़ों का बिजनेस या कोई ऐतिहासिक युद्ध नहीं है, लेकिन ये कहानी जो साहस और प्यार सिखाती है, वो कोई बड़ी जीवनी शायद ही सिखा पाए। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि स्पष्ट करती है कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। हाँ, उस टीचर ने कोई पैसे थोड़ी दिए थे। वही तो, उस टीचर ने कोई आर्थिक मदद नहीं की, उसने सिर्फ थोड़ा सा समय और सहानुभूति दी। ये सहानुभूति ही वो असली ताकत है जो इन कहानियों को असाधारण बनाती है। एकदम सही। आम इंसान के पास देने के लिए अक्सर सिर्फ उसकी भावनाएं ही होती हैं, और जब वो उन भावनाओं का सही इस्तेमाल करता है तो वो किसी भी बड़े आइकॉन से ज्यादा बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है। तो अब तक की चर्चा से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि आम लोगों की सच्ची कहानियां बहुत गहरा असर छोड़ती हैं, लेकिन स्रोत सामग्री इन सभी कहानियों को एक बहुत बड़ी तस्वीर से जोड़ती है। किस तरह की तस्वीर? समीक्षा के अनुसार इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा और अंतिम संदेश निकल कर आता है वो बहुत ही सीधा है, और वो है उम्मीद कभी मत छोड़ो। जब जीवन किसी अंधेरे दौर से गुजर रहा हो तो ये कहानियां एक सामूहिक शक्ति का काम करती हैं। सामूहिक शक्ति मतलब कलेक्टिव पावर? हाँ, और यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प रूपक यानी एक मेटाफर याद आ रहा है। बताइए। अगर हम प्रकृति के तरफ देखें तो जंगलों में जमीन के नीचे पेड़ों की जड़ों के बीच एक बहुत विशाल फंगल नेटवर्क होता है, जिसे माइसीलियम नेटवर्क कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो जब जंगल के किसी एक हिस्से में कोई पेड़ कमजोर पड़ने लगता है या उसे पर्याप्त धूप नहीं मिलती, तो उस नेटवर्क के जरिए मीलों दूर खड़ा कोई स्वस्थ पेड़ उसे जरूरी पोषक तत्व भेज देता है ताकि वो कमजोर पेड़ जीवित रह सके। मुझे लगता है इंसानियत भी बिल्कुल इसी माइसीलियम नेटवर्क की तरह है। ये एक बहुत ही शानदार रूपक है, बहुत ही सटीक। और ये कहानियां उस नेटवर्क में बहने वाले पोषक तत्वों का काम करती हैं। मतलब जब दुनिया के किसी एक कोने में बैठा कोई इंसान अपने जीवन के संघर्षों से हार मान रहा होता है, तब वो किसी अनजान व्यक्ति की कहानी पढ़ता है जिसने वैसी ही मुश्किलों का सामना किया हो और जीत हासिल की हो, है ना? बिल्कुल। और वो कहानी उस इंसान को भावनात्मक पोषण देती है। और इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक तंत्र है ना, वो अकेलेपन को यानी आइसोलेशन को खत्म करने पे आधारित है। अकेलेपन को खत्म करना, वो कैसे? देखिए, जब इंसान किसी बड़ी मुसीबत में होता है, चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक नुकसान हो या किसी अपने को खोने का दुख हो, तो उसका दिमाग उसे ये विश्वास दिला देता है कि इस पूरी दुनिया में वो अकेला है जो इस भयानक दर्द को झेल रहा है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और ये मानसिक अकेलापन उस असली समस्या से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये इंसान के अंदर की लड़ने की इच्छा को ही मार देता है। मतलब वो अकेलापन उस इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगता है। सही कहा। लेकिन जब वो इन पन्नों के जरिए इस किताब की दुनिया में प्रवेश करता है तो वो देखता है कि इतिहास में और आज के समय में हजारों लाखों लोग ठीक इसी रास्ते से गुजरे हैं। दर्द का वो साझा अनुभव उस अकेलेपन की दीवार को तोड़ देता है। उसे समझ में आता है कि संघर्ष जीवन का एक डिफॉल्ट मोड है, कोई सजा नहीं। कोई सजा नहीं है, बिल्कुल। और जैसे ही अकेलापन टूटता है, इंसान के भीतर अपने आप एक नई ताकत पैदा हो जाती है। वो कहानियां उसके लिए एक मानसिक ढाल बन जाती हैं, जो उसे निराशा के तीरों से बचाती हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। समीक्षा में एक और बहुत ही छोटी लेकिन असरदार घटना का जिक्र है जो इस माइसीलियम नेटवर्क वाले रूपक को एकदम जीवंत कर देती है। कौन सी घटना है वो? एक कहानी में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति टोल बूथ पर अपनी गाड़ी का टोल चुकाता है और साथ ही पीछे वाली गाड़ी का टोल भी दे देता है, जिसमें एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति बैठा है। हाँ, अरे वाह, बिना किसी कारण के। हाँ, बस यूं ही। और जब पीछे वाला व्यक्ति टोल बूथ पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसका पैसा किसी अनजान इंसान ने दे दिया है, तो वो इतना भावुक हो जाता है कि वो अपने से पीछे वाली गाड़ी का पैसा दे देता है। क्या बात है। और ये सिलसिला उस दिन घंटों तक चलता रहता है। मतलब एक छोटे से गुमनाम काम ने पूरे दिन सैकड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी और उनकी निराशा दूर कर दी। यही तो वो सामूहिक उम्मीद है जिसकी बात ये किताब करती है। एक छोटी सी सकारात्मक घटना कैसे एक बड़ी श्रृंखला, मतलब एक चेन रिएक्शन बन सकती है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है।
बिल्कुल। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि इंसानियत का असली स्वरूप कितना सुंदर हो सकता है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये हमें दिखाती है कि हम असल में क्या कर सकते हैं और हमारे भीतर कितनी असीम संभावनाएं छिपी हैं। मैं तो कहूँगा कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि मानव आत्मा के लिए सचमुच एक ऐसा सूप है जो भीतर तक गर्माहट और पोषण देता है। ये चर्चा वाकई में जीवन को देखने के नज़रिए में एक बड़ा बदलाव लाती है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि किताब टॉक्स की समीक्षा के अनुसार चिकन सूप फॉर द सोल सिर्फ पन्नों का एक पुलिंदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका कोई गुणगान नहीं करती। इसके बजाय ये हम जैसे और आसपास मौजूद आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष, उनके निस्वार्थ प्यार और उनके उस अटूट साहस का एक बहुत ही साफ और सच्चा आईना है। और आज के समय में ना इसकी अहमियत और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अक्सर दुनिया भर की बड़ी बड़ी चिंताओं, राजनीतिक बहसों और अपनी खुद की अंतहीन परेशानियों के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत महत्वहीन है। हाँ, ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन ये चर्चा हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हर जीवन की एक कहानी है और हर कहानी की अपनी बहुत बड़ी कीमत है। हमारे अपने छोटे छोटे संघर्ष और उनमें छिपी हुई सीख भी उतनी महत्वपूर्ण है। सच में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक ऐसा विचार छोड़ के जाना चाहेंगे जो इन कहानियों के सार को हमारी असल जिंदगी से जोड़ता है। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम अक्सर बड़े और जटिल समाधानों की तलाश में रहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव सबसे साधारण चीजों से आ सकता है। ये किताब ये साबित करती है कि हर आम इंसान की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। एकदम सही बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार जब सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति हमारे पास से गुजरे, चाहे वो थका हुआ कोई सहयात्री हो, दुकान पर बैठा कोई व्यक्ति हो या ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा कोई इंसान हो, वो अपने भीतर संघर्ष, प्यार और उम्मीद की एक ऐसी पूरी दुनिया और एक ऐसी कहानी समेटे हुए है जिसे अगर ध्यान से सुना जाए तो वो नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। हर किसी के पास एक कहानी है जो किसी और के लिए चिकन सूप बन सकती है। जरूरत बस उसे महसूस करने की है। और इसी विचारोत्तेजक ख्याल के साथ आज की हमारी ये गहराई से की गई चर्चा यहीं समाप्त होती है।